डिकोड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार शिवम। दोस्तों, आज 17 ऑफ जनवरी 2026 को आपका एलटी ग्रेड सोशल साइंस का पेपर कंडक्ट हुआ है, जहां पर पॉलिटिकल साइंस से, सिविक्स से, नागरिक शास्त्र से आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कितना था, ज्यादा हाई था या फिर ज्यादा लो था, किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पूछा गया किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी क्रिएट स्टेट। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? तो देखिए, मैक्लेवर की स्टेटमेंट है। मैक्लेवर ने इस प्रकार की बातें बोली थी। होब्स और लॉक से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पर हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच करता है। ठीक है, ये हमको बताया गया है और हमसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। तो पार्ट 18 क्या इमरजेंसी प्रोविजन से है? तो बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। पार्ट 21 क्या पंचायत संबंधित है? नहीं, पंचायत संबंधित आपका पार्ट 9 है, तो यही आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा और इनकरेक्ट हमसे पूछा गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। तो पार्ट 22 आपका शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट और रिपील संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। पार्ट 19 जो आपका मिसलेनियस है, राइट, और पार्ट 20 फिर आपका अमेंडमेंट संबंधित हो जाता है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोलिडिटी इज एसोसिएटेड विद। अब देखो, हमने होबलोक रूसो को जब अपने कोर्स में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि रूसो जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। उनका मानना यही है कि जो संप्रभुता है वो किसी संस्था में निहित नहीं हो सकती, वो लोगों में निहित होती है। तो पॉपुलर शब्द का मतलब यही है आपका, जैसे लोकप्रिय। ठीक है, तो कौन है आपके? रूसो हैं। इनकी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन सब्जेक्ट लिस्ट। हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की लिस्ट हमें दी गई है, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में, यूनियन सब्जेक्ट में कौन कौन सा यहां पर नहीं होता? तो क्या वो आपका इंश्योरेंस, टोल, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, तो इसमें से क्या हमारे पास नहीं होता? तो स्टूडेंट्स, इसका हमारा आंसर है टोल। बाकी इसके अलावा जो सारे तीनों सब्जेक्ट हैं आपके यूनियन लिस्ट के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला गया कौन से स्कॉलर ने आपका कहा है कि मार्क्स जो है ओपन सोसाइटी, एक प्रकार से अगर हम कहें मुक्त समाज का शत्रु है। तो देखो, कार्ल पॉपर है। कार्ल पॉपर की एक बुक भी रही है जहां पर वो 3 व्यक्ति को, उनकी बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, जहां पर कार्ल पॉपर को, प्लेटो को और हिगल को ओपन सोसाइटी मतलब लोकतंत्र का या फिर मुक्त समाज का शत्रु दर्शाते हैं उनको। क्योंकि आप जानते हो, चाहे हिगल की बात हम कर लें, वो क्या कहते हैं, वो राज्य की तरफदारी करते हैं काफी। जैसे वो कहते भी हैं, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कार्ल मार्क्स एक प्रकार से लिबरल सोसाइटी फिर राज्य का विरोध करते हैं, और प्लेटो तो कहते ही हैं फिलोसफर किंग के बारे में, तो खुद ब खुद पूर्ण सत्तावादी हो जाते हैं। तो कार्ल पॉपर यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपके पास। इनकी बुक मैंने आपको बता दी है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। आगे बढ़ते हैं। कौन से अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हम सब जानते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से वो ऐड हुई थी, राइट। और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इस अमेंडमेंट को। हालांकि अधिकतर जो अमेंडमेंट्स इसके तहत लाए गए थे, उनको 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको रिमूव भी कर लिया गया था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर पूछे गए हैं। हमने अपने कोर्स के दौरान पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जाना था। तो इसमें से कौन सा फीचर है उसका? तो देखो, प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसको जनता डायरेक्टली चुनती है और प्रेसिडेंट बनता है, उसके पास डायरेक्टली शक्तियां होती हैं, राइट। तो क्या सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट? नहीं, ये कैसे हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल तो पार्लियामेंट के सुप्रीम हो जाएगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, हमने पढ़ा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसका फीचर है? पार्लियामेंट्री का फीचर है। ठीक है, फिर आपका बाय पार्टी सिस्टम? नहीं, ऐसा भी जरूर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर की जो शक्ति होती है उसका विभाजन होता है, अलग अलग पृथकीकरण होता है शक्तियों का। तो ये बात इस बिल्कुल सही है। जहां पर प्रेसिडेंट जो एक प्रकार से कार्यकारी शक्ति भी होती है, उसके पास कुछ अलग शक्तियां होती हैं, और जो आपकी विधायिका होती है उनके पास अलग शक्तियां होती हैं। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। Who said a state is a human community that claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory? तो देखो, अगर ये तो काफी लेंथी स्टेटमेंट हमको बोल दी गई है, इसको अगर थोड़ा आसानी से हम देखें ना, तो इसमें बस वही है कि किस व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि जो राज्य है वो ऐसी संस्था है जिसको एकाधिकार मिला हुआ है दंड इस्तेमाल करने का,
बल इस्तेमाल करने का। तो कौन है? तो मैक्स वेबर कहते हैं, राइट। जैसे लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स या लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स भी इसको कह लेते हैं, तो मैक्स वेबर है वो। आगे बात करते हैं, जनता पार्टी गवर्नमेंट के दौरान फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन रहे थे? तो काफी आसान क्वेश्चन है हमारे पास ये। हम जानते हैं जनता पार्टी गवर्नमेंट आपकी 1977 से 79 के बीच में रही थी इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपके उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। और ऐसा नहीं कि ये काफी रैंडम फैक्ट है, काफी जरूरी भी है, क्योंकि आपका हम जानते हैं 1962 में इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और उसके बाद जाने वाले जो पहले नेता थे भारत के या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, राइट। काफी समय बाद गए थे वो। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं। आगे हमसे बोला गया कि बहुलवादी सिद्धांत, प्लूरलिस्ट थ्योरी के, जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है आपकी संप्रभुता की, सॉर्डिनिटी की, उसके समर्थक कौन नहीं है? तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि बहुलवाद का सिद्धांत क्या है, जो कहता है कि संप्रभुता एक संस्था या फिर राज्य रूपी संस्था में निहित नहीं होती। राज्य के अंदर काफी सारी संस्थाएं होती हैं जिनके अंदर संप्रभुता निहित होती है। जैसे आपका बिजनेसमैन का ग्रुप हो गया, एसोसिएशन हो गया, संघ हो गया, किसान का संघ हो गया, है ना, आपका और अलग अलग लोगों का संघ हो गया। ये सब मिलकर संप्रभुता बनाते हैं। राज्य इन्हीं से पूछकर काम करता है। जैसे हमने स्टेटमेंट देखी भी थी कि राज्य संघों का संघ है, तो कौन इसके सपोर्टर नहीं है? तो देखो बेंथम है जो कि इसके सपोर्टर नहीं है। टेक्निकली इसको एलिमिनेट करने का हमारे पास यहां पर था, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, यहां पर बेंथम जो है कभी भी संप्रभुता के पृथक्करण या फिर बहुलवाद के सिद्धांत की बात कभी करते ही नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब देखो काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास कॉमन सेंस के भी, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी है ना, तो आप तब भी उसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बोला गया है कि किसने कहा था कि आई स्वेयर बाय माई रिलीजन, ठीक है, आई विल डाई फॉर इट, कि मैं उसके लिए मर सकता हूं, लेकिन ये मेरा खुद का निजी मामला है, पर्सनल अफेयर है। तो अब देखकर देखिए आप, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बात कह सकता है कि मैं अपने धर्म को मानता भी हूं, अपने धर्म के लिए काम भी कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा निजी फैसला है। टेक्निकली वो ये बात कहना चाहते हैं कि राज्य की जब बारी आएगी तो मैं धर्म को आगे नहीं लाऊंगा। धर्म का पालन मैं अपने घर में बैठकर करूंगा, बाहर बैठकर नहीं करूंगा। जब मैं राज्य के कार्यों में आऊंगा तो मैं सेकुलर हो जाऊंगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाऊंगा। तो कौन हो सकता है ऐसे व्यक्ति? तो महात्मा गांधी तो नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी तो खुद मोरालिटी, नैतिकता, ऐसी चीजों को लाने की बात करते राजनीति में, तो ये तो नहीं है। कार्ल मार्क्स तो इससे संबंधित में ही नहीं है, वो तो धर्म का ही विरोध करते हैं, अफीम बताते हैं इसको। बी आर अम्बेडकर, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी उनसे काफी आहत थे, काफी परेशान थे, और उन परेशानियों को देखते हुए फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी आते, तो ये तो नहीं कहेंगे। बाकी देखो जवाहरलाल नेहरू, आप याद कीजिए कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल आपका 25 से 28 है, वो रिलीजन की बात करता है। वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, धर्म को सपोर्ट नहीं करता, सबको सपोर्ट करता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द जो है, हालांकि वो बाद में आया, लेकिन उसकी जो बातें हैं, उसका जो एक प्रकार से एसेंस है, वो पहले से ही हमारे पास था। तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार की बातें कहते भी हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो आपका हेडोनिस्टिक कैलकुलस, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? तो काफी जाना माना कॉन्सेप्ट है। जेम्स बेंथम इसके आपके, इन्होंने, जेम्स बेंथम ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और सुख दुख गणना वाला सिद्धांत भी इसको कह देते हैं। अब हालांकि बस ये वही है कि हमें ये देखना है कि भाई सुख दुख को मेजर करने वाली बात है, जो कि बेंथम करते हैं अपनी उपयोगिता के आधार पर, है ना, संख्यात्मक तरीके से। गुणात्मक तरीके से तो आपके जेएस मिल करते हैं आकर। तो जेम्स बेंथम यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपको डीपीएसपी देखने को मिलती है, कहां से ली गई है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपकी आयरलैंड से ली गई है, राइट। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। विद विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज अ डिस्प्यूट ऑफ किशन गंगा प्रोजेक्ट? तो देखो किशन गंगा का जो प्रोजेक्ट है भारत के साथ, उसका जो डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानते हैं। तो एक प्रकार से जो झेलम रिवी, झेलम जो नदी है आपकी, रिवर जो है, उससे संबंधित आपका कृष्ण किशन गंगा का प्रोजेक्ट हो जाता है। तो इसमें पाकिस्तान आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। आगे हमसे बोला गया गांधी जी के द्वारा आधुनिक सभ्यता का, आधुनिक सभ्यता का
एक प्रकार से क्रिटिक रखा गया, आलोचना की गई है, तो कौन सी पुस्तक में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज है जो कि 1909 में लिखी गई थी, और इसी में वो आधुनिक समाज का, मशीनीकरण का और डॉक्टर्स का विरोध करते हैं। कहते हैं इनकी वजह से मानव समाज का पतन हुआ, इस प्रकार की बातें कहते भी हैं वो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब बताइए किसके द्वारा स्टेटमेंट बोली गई है? तो जेम्स ब्राइस नाम के व्यक्ति जिन्होंने स्टेटमेंट बोली है। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न स्टेट, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो मैक्लेवर है वो। आगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये किसने स्टैब्लिश की है? राइट, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये बात है 1905 की। हमने जब क्वेश्चन हम देख रहे थे पिछले एक महीने से, तो इसमें मैंने आपको बताया भी था, गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जहां पर वो राष्ट्रवादी जो युवक हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको आगे लेकर जाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोधी बनाना, ये सारी बातें वो करते थे। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द ड्यूटी ऑफ कलेक्टर इज। अब देखो, जो कलेक्टर होता है, जो डीएम होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है? तो देखो, पुलिस डिपार्टमेंट का सुपरविजन करना नहीं होता, क्रिमिनल को पनिश करना ये भी नहीं, तो जज का काम होता है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो हाँ, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास मुख्य रूप से पंचायत से संबंधित है, जहां पर उसके क्लोजेस के बारे में, उसके जो अनुच्छेद के अंदर जो खंड है आपके, उसके बारे में हमसे चीजें पूछी गई हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया हमको। तो पहले हमारे पास राज्य चुनाव आयोग, क्या वो 243 के में आता है? तो ये बात हमारी सही है। बाकी ऑडिट अकाउंट की बात पंचायत की 243 जे में होती है, बात सही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका 243 आई में आता है। लेकिन अगर बात बात करें हम अवधि की, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो 243 एम में आता है क्या? नहीं भैया, ये 243 ई में आता है आपका। राइट, 243 एम तो ये कहता है कि आपका ये कुछ एरिया में लागू नहीं होगा पंचायत। अगली हमारे जो पूछा गया हमसे, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जो बुक है किसने लिखी है? तो मैंने आपको बताया था, जॉन रोल्स ने बुक लिखी है। हालांकि देखो, ध्यान रखिएगा, ये जो व्यक्ति है आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम न्याय की अवधारणा पढ़ते हैं, या फिर जब हम इसको पढ़ रहे थे, मैंने आपको जॉन लॉक के बारे में बताया भी था, सॉरी, जॉन रोल्स के बारे में बताया था मैंने आपको। जॉन रोल्स के वेल्स ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, ओरिजिनल पोजिशन की बात करते हैं, अज्ञानता के पर्दे की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक लिखते हैं। पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील प्रिंसिपल के बारे में हमसे पूछा गया है। बोला गया इसमें से कौन सा उसमें से प्रिंसिपल नहीं है? तो हम जानते हैं पंचशील एग्रीमेंट आपके 1954 में होती है, इंडिया चाइना के बीच में होती है। तो कौन कौन से इसमें सिद्धांत हैं आपके? तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, की एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये भी बिल्कुल सही है, समानता और परस्पर लाभ की भावना होगी, और शांति प्रिय तरीके से रहेंगे, अस्तित्व में रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो इसमें नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो भैया ये 2003 की बात है, जब इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी लेकर आ गया था। पंचशील एग्रीमेंट ये नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। राइट, आगे बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बायकैमरलिज्म इज एन एसेंशियल फीचर। तो कौन से प्रकार के सरकार में जो बायकैमरलिज्म है, द्विसदनवाद है, वो कौन सा एक आवश्यक विशेषता है इसकी? तो देखो, बायकैमरलिज्म हम जानते हैं कि दो सदन होते हैं, इसमें जहां पर एक सदन केंद्र सरकार को दर्शाता है, एक सदन आपका राज्यों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। तो किसमें आवश्यकता होती है? क्या आपके एकात्मक सरकार में? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर क्यों? यहां पर तो केंद्र सरकार का प्रभुत्व होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं, यहां पर भी प्रेसिडेंट ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो यहां पर जरूरत भी नहीं होती। हालांकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर हम बात करें यूएसए की, तो शायद हम बोले कि हाँ है, तो लेकिन मेन फीचर नहीं है, पार्लियामेंट्री का भी नहीं है। अब देखो, इसमें हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि होगी नहीं, लेकिन जो बिल्कुल असेंशियल है कि भैया वो कहलाते हैं सिस्टम इसके आधार पर है कि वहां पर बायकैमरलिज्म है, तो वह आपका फेडरल, संघात्मक सरकार। क्योंकि संघात्मक का मतलब यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण समान रूप से होगा। तो कब देखने को मिलेगा हमें समान वितरण? जब राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा केंद्र स्तर पर, और केंद्र स्तर का प्रतिनिधित्व तो होता ही है। तो कौन से रूप में होता है? लोकसभा राज्यसभा के रूप में होता है, लोअर हाउस अपर हाउस के रूप में होता है। तो आपका फेडरल गवर्नमेंट यहां पर आपको हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अ स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। ये किसकी ये किससे संबंधित है? हमने ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरीज को जाना था, जहां पर हमने आपके सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को, प्राकृतिक सिद्धांत को, देवी सिद्धांत को पढ़ा था। तो वही है कि राज्य जो है इतिहास से उत्पन्न हुआ है। अब इतिहास से मतलब कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, राज्य बढ़ता चला गया। तो क्या वो सामाजिक अनुबंध कार्य कहते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहते। तो कहते हैं देखो हमने समझौता किया, राज्य अस्तित्व में आ गया। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी नहीं, ये भी कहते हैं कि देवताओं ने कहा और राज्य बन गया। इवोल्यूशनरी थ्योरी है इसका आंसर हमारे पास, कि विकासवाद का सिद्धांत। राइट। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। Who said no real change in history has even been achieved by discussion? The only alternative is war. कि बातचीत करने से, चर्चा करने से कभी इतिहास में परिवर्तन नहीं आया है, युद्ध ही एकमात्र तरीका है। तो कौन कहते हैं? तो देखो, अगर बिल्कुल इतनी ही उग्रवादी बातें एक्सट्रीम में जाकर कौन कह सकते हैं? तो देखो, तिलक नहीं, मनु भी नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं। वो कौन है? यहाँ पे कौटिल्य। इन विच ईयर सिक्किम बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया? तो हम जानते हैं सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था। भारत का पार्ट वो बना था 1975 में, और 22वां स्टेट भारत का ही बन गया था। हु सेड हु स्टेटेड स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज? तो आपको देखने को तो मिल ही रहा है कि अधिकतर यहां पर स्टेटमेंट से आपसे पूछी गई हैं। तो कौन व्यक्ति कहता है कि राज्य व्यक्ति का वृद्ध स्वरूप है? तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि वो एरिस्टोटल इस प्रकार की बातें कहते हैं, जहां पर वो ये भी कहते हैं कि मानव जो है एक राजनीतिक प्राणी है। आगे बढ़ते हैं। हु सेड प्रेशर ग्रुप आर द एनोनिमस एम्पायर? तो किसके द्वारा ये बात बोली गई है प्रेशर ग्रुप के बारे में? तो हमारे पास देखो काफी सारे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है हमारे पास, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये आपका फाइनर जो है इस प्रकार की बातें कहते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द वेब ऑफ द गवर्नमेंट? तो वेब ऑफ द गवर्नमेंट नाम की जो बुक है वो आपके RM मैक्लेवर लिखते हैं। अब देखो इनका नाम काफी बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। विच स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज नॉट करेक्ट? तो देखो, करेक्ट तो हमसे मुश्किल ही पूछा गया है, इनकरेक्ट या फिर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमसे यहाँ पर बार बार पूछी गई है। तो कौन कौन सी हो सकती है? तो पहले इसको हम पढ़ेंगे। तो ही हैड डिमांडेड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो बात सही है कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी आपके अनटचेबल्स के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे नॉन करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, बात बिल्कुल सही है। इन्होंने महात्मा गांधी की तारीफ की थी अनटचेबल्स के रिगार्डिंग, तो नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि जो इनकी लड़ाई थी आदि तो महात्मा गांधी से ही थी कि भैया महात्मा गांधी आप, तब मोहनदास करमचंद गांधी आप क्या कर रहे हो? अनटचेबल्स को इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी ने जब अनटचेबल्स को हरिजन कहा था तो उसका भी विरोध काफी किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उल्टा इन्होंने आलोचना की थी गांधी जी की। ठीक है। इन्होंने बुद्धिज्म को एक प्रकार से एक अल्टरनेटिव माना था, विकल्प माना था मार्क्सिज्म के अलावा, क्योंकि मार्क्सिज्म ठीक है, ये रूढ़िवाद की बात नहीं करता है, लेकिन ये उग्रवाद हो जाता है। तो बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा फेडरल गवर्नमेंट यहां पर नहीं है? संघात्मक शासन किस राज्य में यहां पर देखने को नहीं मिलता आपको? तो देखो, यूएसए तो है आपका संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया भी है, स्विट्जरलैंड भी है, फ्रांस नहीं है। फ्रांस आप क्या है? एकात्मक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पूछा गया है, स्थायी समिति के बारे में बोला गया कौन सी स्थायी समिति नहीं है? तो देखो, ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी आपका है, स्टैंडिंग कमेटी हो जाएगा। हम जानते हैं 22 मेंबर होते हैं इसमें। एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर होते हैं, ये भी है आपका। पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस ये नहीं है आपकी। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड दैट डिवाइन राइट, फ्यूडल राइट, हिस्टोरिकल राइट्स, नेचुरल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर ऑल इक्वली रबिश एंड नॉनसेंस? तो कौन है ऐसे व्यक्ति जो कि
ये कहते हैं कि जो आप दैवीय अधिकारों की बात करते हो, आप बात करते हो ऐतिहासिक अधिकारों की, प्राकृतिक अधिकारों की, सामाजिक अनुबंध के परिणाम स्वरूप आए अधिकारों की, ये सब बकवास चीजें हैं। तो देखो ऐसी बात कौन कह सकता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बातें आपकी बोली गई होंगी मध्यकाल के बाद में, फिर अंत के दौरान, क्योंकि उस समय तक ही हम इन प्रकार की अधिकारों की, इन प्रकार के सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। तो वो कौटिल्य तो नहीं ही होंगे। ठीक है। जेएस मिल को इन सब बातों से कोई मतलब था नहीं। बेंथम और रूसो रहते हैं। तो देखो रूसो आपके किसी प्रकार से ऐसी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रूसो करते इस प्रकार की बात तो देखो यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, समझौते वाले अधिकारों की बात आ रही है, तो समझौते वाले अधिकारों की तो बात करते हैं रूसो, तो रूसो इसके आंसर नहीं होंगे। आप बात आ जाती है बेंथम की। याद कीजिए इनकी एक स्टेटमेंट भी है, अगर आपको ध्यान हो, राइट, जिसमें एक प्रकार से कहते हैं कि नॉनसेंस अपॉन स्लिट्स, इस प्रकार की बातें वो करते हैं, तो आपके बेंथम इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बुक में होब्स ने अपने सामाजिक अनुबंध के बारे में बातें बोली है? तो सीधी सी बात है, आपके लेवियाथन है 1651 वाला। बाकी प्रिंट्स तो मैकियावेली के सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपकी होब्स की नहीं है, और रिपब्लिक भी नहीं है इनकी। आगे बढ़ते हैं। कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? ओरिजिनली बुक गुजराती में थी, गांधी जी गुजराती में लिखा करते थे। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो सरोजिनी नायडू नहीं, मीराबेन नहीं, महादेव देसाई। तो महादेव देसाई इनके सेक्रेटरी भी थे, तो इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। कौन से पार्ट में पंचायत के बारे में जिक्र बोला गया है? तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास पंचायत संबंधित था, तो ये हमारे पास पार्ट 9 हो जाता है। कौन से आर्टिकल में हमारे पास प्रोसीजर दिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग? तो हम जानते हैं, हमने याद किया था इनको बकायदा अपने बैच के दौरान। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 आपका इलेक्शन संबंधित है प्रेसिडेंट के, राइट। अक्सर 54 55 में कंफ्यूजन रहती है, तो खैर अच्छी बात है इन्होंने 55 नहीं दिया है, तो काफी आसान था 54 इसमें लगा देना। तो किस व्यक्ति ने कहा है उपयोगितावाद के दर्शन को सुअर सिद्धांत या फिर पिग फिलोसफी? तो आपके कार्लाइल हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, थॉमस कार्लाइल। आगे बढ़ते इसमें हम। कारगिल युद्ध आप कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं 1999 में हुआ था। काफी बेसिक और आसान क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। इनफैक्ट हमने अपने कोर्स के दौरान काफी आगे तक जाकर चीजों को पढ़ा भी था। किसकी बुक है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस? तो काफी आसान है, हुगो ग्रेटस यहाँ पर, या फिर ग्रोशियस हम कह देते हैं इसको। तो ये व्यक्ति यहां पर आ जाते हैं। और आगे हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, और उनके विधानसभा में सीट्स कितनी हैं उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो 243 आपका 200 230 119, तो देख लेते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में आपके 200 सीट्स हैं, राजस्थान में आपका 243 है, तेलंगाना की बात करें हम यहाँ पर तो 230, और बिहार में 119 यहां पर आपकी हो जाती है, राइट। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहला लिखित संविधान आप किसका है? तो क्या वो ब्रिटेन, फ्रांस, स्विस और यूएसए का है? तो हम सब जानते हैं वो यूएसए का संविधान है। ब्रिटेन का तो आपका लिखित भी नहीं है। शिमला एग्रीमेंट आपकी किस किस के बीच में हुई थी? तो हम जानते हैं शिमला एग्रीमेंट आपका जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद 1972 में हुई थी। तो एक तरफ से इंदिरा गांधी थी, ये बात बिल्कुल सही है, और दूसरी तरफ से आपके थे, क्या वो बेनजीर भुट्टो थे, नवाज शरीफ थे? तो देखो नवाज शरीफ नहीं थे, नवाज शरीफ तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय आए थे बाद में 1999 के समय में, राइट। तो और अगर बात करें इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो, तो देखो यही थे, ठीक है, इंदिरा गांधीयन जुल्फिकार अली भुट्टो। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। रूसो के बारे में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स बोली गई है। पहली है हमारे पास कि व्यक्ति जो होता है मुक्त जन्म लेता है और हर तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो बात बिल्कुल सही है।
और व्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए विवश किया जा सकता है, तो बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हो जाती है। कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? कस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, कमेंट्रीज, टीका टिप्पणी, धर्म, बात सही है। कौन नहीं हो सकता? तो कमेटी वगैरह नहीं होती अक्सर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका। आगे हमारे पास लैंग्वेज कमेटी के बारे में बोला गया है, जो 1955 में बनती है। तो कौन इसके चेयरमैन थे? तो बीजी खेर थे, राइट। इस क्वेश्चन में हमारे पास संप्रभुता संबंधित एक स्टेटमेंट बोली गई है। द सुप्रीम पावर यूज्ड ओवर द सिटीजंस एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। तो कौन कहते हैं? तो जीन बोर्डिन इसका आंसर है, सीधी सी बात है। और आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्वेश्चन है, जहां पर हमको देखो, अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहां पर यह बोला गया है कि संविधान में कौन से आर्टिकल में बात बोली गई है कि पार्लियामेंट अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, एग्रीमेंट जो होती है, उनको कंट्री में लागू करवाने के लिए कानून बना सकती है। तो कौन से आर्टिकल में है? तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल 51 से। तो देखो, आर्टिकल 51 इसका नहीं है, आर्टिकल 240 253 इसका है, ठीक है, जहां पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को देश में लागू करवाने के लिए। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो काफी आसान सी बुक है, जॉन लॉक लिखते हैं 1689 में। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्ट की लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखो, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कौन से रिट ऐसी है जो कि कहती है कि आप गैर कानूनी तरीके से किसी को बंदी नहीं बना सकते। तो आपके हेबर कॉर्पस है वो। अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन है इसका उदाहरण। आजादी के बाद से भारत की जो विदेश नीति रही है, किस पर आधारित रही है, किस विचार पर आधारित रही है? तो हमने इसको काफी बार डिस्कस किया था जब फॉरेन पॉलिसी के हम क्वेश्चंस देख रहे थे। तो वो नॉन अलाइन मूवमेंट आपकी है, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की, किसी से भी जुड़ना नहीं है, सैन्य रूप से गुटबंदी नहीं करनी है, हमें गुट निरपेक्ष रहना है। आगे कौटिल्य के बारे में पूछा गया है। कौटिल्य का सिक्स फोल्ड सिद्धांत जो षडगुण्य नीति है, उसका कौन सा पार्ट नहीं है यहाँ पर? तो देखो, मित्र या फिर मैत्री जो है इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि तो मित्र या फिर मित्र जो होता है आपका सप्तांग सिद्धांत का पार्ट है। बाकी विग्रह, यन, संधि, ये सब आ जाते हैं इसमें, द्विवेदी भाव, ये सारी चीजें। Who among the following president had declared the imposition of emergency on 25th of June 1975? तो देखो, अब अक्सर हम अगर इसको देखेंगे ना, तो हमको लगेगा शायद हमसे पूछा गया है कि भैया प्राइम मिनिस्टर कौन थी। तो नहीं भैया, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, किसने डिक्लेयर की थी। तो इंदिरा गांधी तो प्रेसिडेंट नहीं थी उस समय, राइट, इंदिरा गांधी तो प्रेसिडेंट ही नहीं बनी। तो इस समय प्रेसिडेंट कौन थे हमारे पास? तो ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे, राइट। इन्होंने फिर, हम जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर केवल कह सकते हैं, बाकी जो लगाना ना लगाने की बात तो प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। हालांकि प्रेसिडेंट भी केवल कठपुतली की तरह काम करता है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत कौन देता है? तो मोंटेस्क्यू है, ध्यान रखिएगा, यही सिद्धांत को देते हैं। हमने जब पढ़ा था इन सिद्धांतों को, तो हमने मोंटेस्क्यू के बारे में जाना भी था। द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की जो इनकी बुक है। पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील प्रिंसिपल 1954 में आया था, इंडिया चाइना के बीच में, नेहरू जी और जाओ एनलाई। आगे जेएस मिल का कौन कौन सा यहां पर वर्क नहीं है? तो ऑन लिबर्टी है, कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी है, सिस्टम्स ऑफ लॉजिक और फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो इसमें से कौन सा हमारे पास नहीं है? तो फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि ये जेम्स बेंथम ने लिखा था, सॉरी, जेरेमी बेंथम ने लिखा था फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जेरेमी बेंथम। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है आपके कौन कौन से राज्य में है? तो बिहार में है। हम जानते हैं भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके द्विसदनीय है। तो आपके बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तेलंगाना, तो चारों के चारों स्टेट आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस, सिविक, नागरिक शास्त्र का पेपर देख लिया है। 60 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा था, कुछ ज्यादा हार्ड फैक्ट यहां पर पूछे नहीं गए थे, काफी बेसिक बेसिक फैक्ट्स आपसे पूछे गए थे।
अगर आपने पढ़ा था, अगर आप अच्छी तरह से रिवाइज करके गए थे, तो निसंदेह ही आपके स्कोर अच्छे आएंगे। हाँ, जो थोड़ा डिफिकल्ट वाला जो पार्ट था इसमें, वो यही था स्टेटमेंट्स पूछ लेना, कि स्टेटमेंट ये किसने बोली है, ये किसने बोली है। हालांकि उसमें भी कुछ ही स्टेटमेंट ऐसी थी जो कि थोड़ी डिफिकल्ट थी, बाकी तो अधिकतर स्टेटमेंट आपके यहाँ पर काफी आसान ही थी। राइट। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। राइट, ये सभी कोर्सेज आपको बायलैंग्वेज मिलेंगे। आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। राइट, इन सभी कोर्सेज को आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन पर आपको डेली क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं, यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और फ्रीली इन क्विज को अटेंड कर सकते हो, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।